नमस्कार मित्रों, मैं राहुल प्रियदर्शी संकल्प द रिजोल्यूशन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास के 5वां क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित प्रश्नों का जो शेष रह गया था उसका विवरणात्मक अध्ययन करूंगा। तो आता हूं प्रश्न की तरफ। बहुत सारे जो गवर्नर, गवर्नर जनरल से संबंधित जो प्रश्न है, वो प्रश्न जो है इसके चौथे क्लास में यानी वीडियो क्रमांक 4 में उपलब्ध है। आप मेरे चैनल पे जाके चौथे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आप सबसे बस यही आग्रह है कि आप यहाँ जब देखें वीडियो को, उसके बाद उसको अपने नोटबुक में राइट डाउन करें। उसके बाद बार बार उसको रिवीजन करें और जो बाजार में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो संग्रह है, जिसमें महत्वपूर्ण है कि भारतीय इतिहास का पूर्वावलोकन घटना चक्र का आता है, उसको जरूर प्रैक्टिस करें। इसके अलावा लूसेंट ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान रखें और मैक्सिमम प्रैक्टिस भी करते रहें, क्योंकि बीपीएससी जिस तरीके का एग्जाम है उसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो चलते हम लोग प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है ये लिखता है कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम जो है अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था। अंतिम विस्तार आंग्ल को देखते हैं तो आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो होता है 1885 में, उसमें भी ही अंतिम रूप से माना जाता है कि जो आंग्ल है, भारत में ब्रिटिश सत्ता जो है अपने विस्तार के अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है। तो वो 1885 का काल किसका है? लॉर्ड डफरिन का। डफरिन के समय अब हम देख लेते हैं कि तृतीय आंग्ल युद्ध हुआ कब था, है ना। इसमें पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये तो हुआ था डफरिन के काल में। डफरिन का जो काल है वो 84 से 88 है, 1884 से 88। ठीक है, ये जो इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के समय ही अंतिम विस्तार माना जाता है। और ये कब हो रहा है? ये खुद होता है 1885 से 88। ठीक है, इसके अलावा डफरिन बहुत महत्वपूर्ण वायसराय रहा है। कल के क्लास में हम लोगों ने बताया कि वायसराय कब से कहने लगे, तो जब 1858 ईस्वी के अधिनियम के बाद भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो वायसराय कहा जाने लगे। ठीक है, अब तब जो वायसराय थे, ये डफरिन के समय महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन हुआ? डफरिन के समय महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हुआ, ये भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो एक तो देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो महत्वपूर्ण संस्थागत भूमिका निभाया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका स्थापना होता है 1885 में। आगे चल के हम कांग्रेस की स्थापना पर भी अच्छे से अध्ययन करेंगे, विवरण विवरणात्मक अध्ययन करेंगे, काफी गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ज्यादातर उसमें फैक्चुअल्स ही होंगे। तो डफरिन के समय तो एक तो ये हुआ, दूसरा हुआ कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना कब होता है? तो हम लोग सब जानते हैं 1885 में, है ना। 28 दिसंबर 1885 के। इसके अलावा जो है बंगाल में काश्तकारी अधिनियम, मतलब बंगाल के किसानों के जो अधिकार संबंधी अधिनियम थे, वो वहां आया था लॉर्ड डफरिन के समय ही। तो बंगाल टीनेंट एक्ट या बंगाल काश्तकारी अधिनियम, पूछेगा कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब आया था, एक्ट को ही अधिनियम बोलते हैं। तो ये 1885 में, और वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। दूसरा जो है पंजाब टेनेंसी एक्ट और अवध टेनेंसी एक्ट। पंजाब
टेनेंसी एक्ट या टेनेंसी अधिनियम और अवध अधिनियम, अवध टेनेंसी अधिनियम। अवध टेनेंसी अधिनियम, ये तीनों जो है ये लॉर्ड डफरिन के काल में ही आता है। तो लॉर्ड डफरिन के बारे में हम लोग लॉर्ड डफरिन के तो विस्तार को ही देखते हैं प्रमुख विस्तार के रूप में। इसके अतिरिक्त जो है कुछ और फैक्ट को भी हम लोग ध्यान रखने का प्रयास कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो आज के वर्तमान के पीडब्ल्यूडी है वही है। ये डलहौजी के समय आया था। डलहौजी जो है साम्राज्य विस्तार के औपनिवेशिक नीति के साम्राज्य विस्तार के साथ साथ जो है अपनी औपनिवेशिक हित के लिए पर्याप्त काम किए। साम्राज्य विस्तार के तहत देखते हैं तो इनका व्यक्तिगत का सिद्धांत, ये लॉर्ड डलहौजी है, व्यक्तिगत का सिद्धांत था, इसको हड़प की नीति भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पिछले अध्याय में काफी चर्चा कर चुका हूं, ठीक है ना, सिद्धांत है। इसके अलावा पहले बार रेलवे का विकास, पहली बार रेलवे का विकास, ये सब कार्य जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग का प्रयास होता है कि एक गवर्नर जनरल को उठाते हैं और उसके अन्य जो महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं जो परीक्षा उपयोगी है उसको भी ध्यान करवाना उद्देश्य अपना, ठीक है। चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन काल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये जान लीजिए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का है। ये कब का? 1856। इस समय वायसराय कौन आ जाता है? लॉर्ड कैनिंग। तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है, इसके विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। इस समय जो है यहाँ का किसके शासनकाल में, मतलब गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग प्रथम वायसराय बना था, चूंकि 1858 में जब ये हुआ था प्रथम वायसराय भी पूछे तो लॉर्ड कैनिंग ही बताना है, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह आया था, किनके अथक प्रयास से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है 1856 में। हम लोगों ने पिछले पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ये विधवा विवाह जो अधिनियम है, इसके जो है धारा 15 विधवा विवाह नियम का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 के तहत, नियम कितना? 15। तब पूछते मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कि नियम 15 किससे संबंधित है, तो विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम से संबंधित है। इस एक्ट के माध्यम से जहां विधवा के पुनर्विवाह को मान्यता दी गई, वहीं उनसे उत्पन्न संतान को भी अधिकार दिया गया, वैधता प्रदान की गई, यानी मान्यता दिया गया, उन्हें स्वीकृति रही सर कानूनी रूप से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो ये तो बहुत यहाँ पे छिपा हुआ है कि 1858 को है।
महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र किया गया है, किसके समय रहेगा? लॉर्ड कैनिंग। हम लोग को एक पैटर्न ये भी रहता है कि यदि आप गवर्नर जनरल को या पूरे संपूर्ण इतिहास को काल को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं और उसके समय का भी ध्यान में है, याद है, तो उसे सोल्व करना हम लोग को थोड़ा आसान हो जाता। क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको याद रही है जरूरी नहीं, लेकिन आप आईएएस पीसीएस जैसे एग्जाम को, कमीशन के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो एलिमिनेशन विधि भी अपना आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत छाट के देख लेते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग के समय, ठीक है ना, इस समय जो देखते हैं कि सत्ता का परिवार 1858 के 1857 के जो सिपाही विद्रोह रहता है, वो ब्रिटिशों के बीच में एक डर पैदा कर देता है। और उसने क्या हुआ कि भारतीय जनमानस को विश्वास दिलाने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए अपने 1858 के अधिनियम में कुछ जो है रियायत देती है ताकि उनको सताया जाए। हालांकि उसका आधार भी औपनिवेशिक हित ही था, मतलब लाभ अंततः पहुंचाना ब्रिटेन को ही था, लेकिन तत्कालिक स्थिति में शांत करने का प्रयास किया गया। तो इस के तहत में जो मूल परिवर्तन हुआ था कि 1857 के सिपाही विद्रोह के पूर्व के समय के पूर्व तक ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता था, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद जब 1858 के अधिनियम आता है तो उसमें सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी से, या कंपनी के सत्ता के हस्तांतरण का कहाँ चला जाता है? ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है। यानी ब्रिटिश संसद प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था यानी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में करने लगता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकार को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया गया। हम सब जानते हैं कि दत्तक पुत्र या गोद लेने की प्रथा को जो है हड़प नीति के तहत डलहौजी समाप्त कर देता है, यानी गोद लेने की परंपरा को समाप्त कर देता है। गोद लेने की परंपरा उत्तराधिकारी के अधिनियम के तहत भारत में प्राचीन काल से ही रहा है। ठीक है, इसे जब समाप्त कर दिया गया तो रोष हुआ था, जैसे महाराजा झांसी की रानी का रोष इसी के तहत देखा जा सकता है। तो उस रोष को समाप्त करने के लिए वहां जो है 1858 की सामग्री की जो घोषणा थी इसमें समाप्त कर देता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त की गई। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त की गई थी। एक एक्ट आया था, उसका नाम है रॉयल टाइटल एक्ट। रॉयल टाइटल एक्ट, ठीक है ना। तो रॉयल टाइटल एक्ट जो आया था ये कब आया था? 1876 में। 1876 में ब्रिटिश संसद जो है रॉयल टाइटल एक्ट बनाता है। इसी के तहत, इसी एक्ट के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। तो अधिनियम बनता है 1876 में, लेकिन घोषित उस घोषणा उसके एक साल बाद 1877 में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें कुछ और है जानने का? नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दास प्रथा की समाप्ति कौन किया था? लॉर्ड एलन बेरो। कब किया था? 1843 ईस्वी में। ठीक है, 1843 ईस्वी में धारा 5 एक्ट 5 के माध्यम से, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? एक्ट 5 पढ़ लिए, 15 पढ़ लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से, और 17 पढ़ लिए, ये किससे है? सती प्रथा के अंत से। तो 17 सती प्रथा, 15 विधवा पुनर्विवाह,
और 5 दास प्रथा का उन्मूलन। यानी इस अधिनियम के द्वारा जो लॉर्ड एलनबरो के समय होता है, इसके द्वारा जो आता है दास प्रथा का उन्मूलन होता है, यानी अपने दासों के ऊपर जो है अपने अधिकार जमाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकता। ऐसा इस अधिनियम का प्रावधान थे। पहले था कि दास के ऊपर भी जो है अधिकार जमाते थे और वो न्यायालय के माध्यम से भी वो अधिकार स्थापित हो जाता था। यानी कुछ हद तक नागरिक स्वतंत्रता को भी यहाँ दिया गया, ठीक है ना, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता को थोड़ा तवज्जो दिया गया। और लेकिन ये भारतीय संविधान की तरह दिए जाने वाले स्वतंत्रता से बिल्कुल भिन्न है, ठीक है ना, क्योंकि ये देश जो है गुलाम है और देश का शोषण हो रहा है, शोषण देश में शोषण ही हो रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। निम्न युगों, यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि लॉर्ड एलनब्रो के समय जो है रविवार को छुट्टी के भी शुरुआत होता है। रविवार को भारत में जो छुट्टी का जो परंपरा है, प्रचलन है रविवार की छुट्टी, ये एलनब्रो के समय ही होता है 1843 में। हम लोग इसको याद करें। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े रहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त आता है। महत्वपूर्ण चीजें जो है, दरोगा आता है, शक्ति के पृथक्करण होता है, ये सब पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इसको ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। निम्न युगों में से सही सुमेलित है, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त अभी पता है ना, ये कब है? 1793 में, ठीक है। बाकी सब गलत है, चूंकि इसमें पूछा एक सही है, तो ये तो पता है कि पहला सही है, तो एग्जाम में तो चले जाएंगे कि चलो एक तो सही है, बाकी का मतलब नहीं, चूंकि वहां समय भी बचाना है, 150 क्वेश्चन बनाना है। इस बार तो और रंगने के लिए आपको 5 विकल्प रंगना है ना, तो समय जाया करेंगे। दूसरी बात है, हालांकि ट्रायल के रूप में देने वाला समय, लेकिन बीपीएससी में देगा कि नहीं ये अभी निश्चित नहीं है। अब चतुराई पूर्ण निष्क्रियता किसका लाया था, ये वाला देखते हैं, तो जॉन लॉरेंस का है। जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस का है। लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि लाया था, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह। तो इस तरह से हम लोग जो है सबको पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग विवरणात्मक अध्ययन किए हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हम सारे को ही जानते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इस पे विस्तार से पिछले वाले जो वीडियो है उसमें और भी चर्चा हुई है। पेशवाई का समाप्त कब हो गया, यानी पेशवा पद कब समाप्त हुआ, तो ये है 1818। पेशवा की पद कब समाप्त हो गया था, 1800। ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद इस समय गवर्नर जनरल था कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अच्छा, हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, इस समय पेशवा की हार हो जाती है, यानी मराठों की हार हो जाती है, और अंतिम रूप से विजेता इसके जो है मराठा को अंग्रेजी राज में मिला लिया जाता है। तो इसका आंसर और पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ये अभी हम लोग चर्चा किए नहीं, फिर से देख लेते हैं। सुमेलित नहीं है। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त आता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में 1793 ईस्वी में। अस्थायी बंदोबस्त के बारे में भी हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। लॉर्ड विलेजली के समय सहायक संधि, इसका चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। अभी हम लोगों ने एक चर्चा किया था कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, यानी गलत कौन है? तो ये आंग्ल नेपाल युद्ध जब हुआ था 1814-15 में, तो इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसमें लॉर्ड हेस्टिंग के समय जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, इसमें अमर सिंह थापा को अपना समर्पण करना पड़ा था और गोरखों के साथ संगोली की संधि होता है, उस संधि में अपना जो है ये समाप्त होता है। ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आजकल के प्रश्न में, हालांकि पहले से ही रहा है, ये बहुत ट्रेंड रहा है कि प्रश्नों को नहीं है और है में बहुत उलझाने का ट्रेंड रहा है। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के समय अवध का विलय होता है 1856 में कुशासन के आधार पे, जो हम लोग पहले चर्चा भी कर चुके हैं कई बार। आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो जरूर ध्यान रखा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को। लॉर्ड डफरिन के समय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय चार्टर एक्ट 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही रहते हैं, ये भी सही। फिर जो है लॉर्ड लिटन के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड, यानी यही गलत है। कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है ना? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के प्रारंभ हुआ था, उस समय कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड थे। और लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था। द्वितीय अफगान युद्ध। तो द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के समय होता है, जबकि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय है। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता था, वेट एंड वॉच की बात थी, क्योंकि अफगानिस्तान के मुद्दे पर जो है, अफगान के मुद्दे पे ये होता है। क्योंकि देखते हैं कि इस समय होते होते मिस्र और सीरिया पर नेपोलियन का विजय हो जाता है, फ्रांसीसी शक्ति मजबूत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में ये स्वाभाविक ही था कि जॉन लॉरेंस जो है ध्यान रखे कि इसमें अगला कौन से कदम उठाया जाए, क्योंकि मिस्र और सीरिया के विजय के बाद अफगान का जो ध्यान है भारत की ओर था। हालांकि जो है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का जो प्रारंभ है वो लॉर्ड एलन ब्रोके से लॉर्ड ब्रुक लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल तक रहता है ना? लेकिन इसकी जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जिसके नाम से पहचान में आता है या व्यवहारिक रूप प्रदान किया, उसका नाम था जॉन लॉरेंस। तो हम लोग जॉन लॉरेंस इसका आंसर मारते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जो प्रारंभ होता है वो होता है 1870 में।
तो 1870 में लॉर्ड मेयो का काल कब से कब है? इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। मेयो का काम है 1869 से 72। तो कई बार कार्यकाल याद रहने से भी हो जाता है। वित्तीय विकेंद्रीकरण जो है लॉर्ड मेयो के काल में होता है। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में वित्तीय विकेंद्रीकरण हुआ है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुआ। भारत में प्रथम जनगणना जो अंग्रेजों के समय हुआ था वो 1872 में हुआ था। और कौन थे? लॉर्ड मेयो। लेकिन यदि ये पूछता है कि भारत में नियमित जनगणना कब से हुआ है, तो भारत में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी से हुआ। उस समय जो है यहाँ के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन। नियमित जनगणना मतलब प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना के प्रचलन या शुरुआत कब हुआ? इस बार प्रश्न पूछ सकता है इससे, कारण कि जनगणना हो रहा है तो हो सके फैक्चुअल एक आध रख दे, ज्यादा संभावना भी है। तो प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय और नियमित जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष में 1881 में प्रारंभ हुआ था। प्रत्येक 10 वर्ष में। ठीक है, तो वो लॉर्ड रिपन के काल में। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था? लॉर्ड मेयो की हत्या जो है वो कर दिया गया था किसके द्वारा? एक कैदी थे राय बहादुर, उसके माध्यम से कर दिया गया था लॉर्ड मेयो को ही अंडमान में। तो लॉर्ड मेयो के बारे में नियमित जनगणना, वित्तीय विकेंद्रीकरण, फिर है आपको अपराधी के द्वारा उसकी मृत्यु। तो ये 3-4 फैक्ट है जो अपना ध्यान रखना है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का, ये क्वेश्चन अभी भी आया था, तो इसे आप लोग बताएंगे, कमेंट जरूर करें इस पे। ये पीछे भी चर्चा हुआ है और अभी कुछ देर पहले ही हुआ है। क्वेश्चन रिपीट हो गया इसलिए उसको छोड़ दिया हूं। ठीक है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी नीति अभी तक था। इसके जॉन लॉरेंस के समय क्या था? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता अफगान के प्रति ही। अब जो है अफगान के प्रति नीति जो है जोश भरी। अब अपने नीति में परिवर्तन होता है जब फ्रांस की स्थितियां या विश्व के इतिहास में फ्रांस की स्थिति बदलता है, तो भारत में जो है, भारत में इंग्लैंड की स्थिति यानी मजबूत स्थिति में होता है। तब अब जोश भरी नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था, उसका नाम था लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन जब 1876 ईस्वी में वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति जो नीति था उसमें परिवर्तन किया और कुशल आक्रमणता नीति के स्थान पर, वही कुशल आक्रमणता मतलब चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के आधार के स्थान पर जोश भरी अग्र या फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था। आंसर है डी, लीटन। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्था 1882 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ दो प्रश्न है। ये ही यदि पूछ दे कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्था कब हुआ, तो एक तो 1882 ध्यान में रखना है। 1882 जब ध्यान में है, क्वेश्चन में ही छिपा हुआ, तो इस समय कार्यकाल किसका है? 81 में आता है कौन? रिपन। 81 में आता है रिपन। रिपन के समय में पहला बार कानून आता है, किससे संबंधित? कारखाना अधिनियम से संबंधित। तो यहाँ पे जॉर्ज रिपन, जॉर्ज बार्लो के द्वारा कल पढ़े ही हैं, है ना? सिपाही विद्रोह, सन्यासी सिपाही विद्रोह हुआ है। लॉर्ड कर्जन 1905 में रहता है ना? लॉर्ड लीटन जिसके ठीक पहले था। तो ये सब हम लोग सबके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस समय रिपन के बारे में कुछ और जान लेते हैं कि रिपन जो थोड़ा उदार था, लीटन के बाद रिपन आता है, ये थोड़ा उदार था और इसकी उदारता भी हम कुछ चीजों देखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मेंस की क्लास नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो इसे ज्यादा उलझाना नहीं चाहता हूँ,
और ये वीडियो लाने का मेरा मकसद इतना है कि इसमें पीसीएस से लेके यूपीएससी, पीसीएस से लेके रेलवे, एसएससी के बच्चे भी इसे देखें और अपना एग्जाम में अच्छा करें। ठीक है, नहीं तो मैं उस मेंस के लिहाज से भी समझाता। ठीक है, तो जॉर्ज रिपन के काल में आया था पहली बार, क्या था? पहले तो रिपन के समय में एक तो देखते हैं कि नियमित जनगणना होना शुरू हो गया। नियमित जनगणना 1881 में। दूसरा है प्रथम कारखाना अधिनियम आया। इसमें था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 7 वर्ष भी पूछने का ट्रेंड रहा है, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खादान में काम नहीं लिया जा सकता। हालांकि नील की खेती में, जूट की खेती में, चाय की खेती में ये छूट नहीं था, वहां कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा था कि 7 से 12 वर्ष के बच्चा के बच्चों का जो है प्रतिदिन कार्य अवधि 9 घंटे। कितने घंटे? 9 घंटे कर दिया। संडे को इनको छुट्टी होता था, महीने में 4 छुट्टी। ठीक है, इस तरह के प्रथम कारखाना अधिनियम में प्रावधान थे। और प्रथम कारखाना अधिनियम आता कब है? लॉर्ड रिपन के समय 1881 में। अभी वही क्वेश्चन है अगले में कि किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम को अभिग्रहण किया गया। कब आया? 1881, है ना? किसके समय में आया? लॉर्ड रिपन के समय में आया। इसमें महिलाओं को लेकर के विशेष तो नहीं था, बच्चों को क्या किया था? 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में नियोजित नहीं किया जा सकता है। बच्चों को कारखाना या फैक्ट्री में नहीं लगाया जा सकता है, नियोजित किया जा सकता। ठीक है, 7 वर्ष से कम उम्र के और 7 से 9 वर्ष के जो उम्र, 7 से अधिक उम्र के बच्चे थे, उनको कार्य अवधि 9 घंटे तय कर दिया गया था। इसके अलावा महीने में 4 छुट्टियां दी गई थी। लेकिन यह कानून भी उतना अच्छा नहीं था कि इसे आधुनिक संदर्भ में समझा जाए। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसलिए नहीं समझता है कि इसमें महिलाओं के जो स्वास्थ्य संबंधी हित है, उनके मजदूरी संबंधी प्रावधान है, उसका व्यापक चर्चा इसमें नहीं किया गया था, ना अन्य मजदूरों को। यहाँ सिर्फ बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया था। ये भी जो 7 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे थे, उन्हें जो थे कारखाना में तो नहीं लगाया जा सकता था, नहीं नियोजित किया जा सकता था बच्चों को। लेकिन नील की खेती, जूट की खेती, चाय के बागान में इन्हें सहयोग लिया जाता था और इनका बचपना को छीना जाता था। इनके साथ दुर्व्यवहार ही था। आगे चलते हैं कि अब देखते हैं कि उसी क्वेश्चन का, वो जो क्वेश्चन का विश्लेषण था, इस क्वेश्चन का आधार है क्या है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 आता, बिल्कुल सही। औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए, बिल्कुल नहीं। और कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। उनका जो व्यक्तिगत अधिकार है, निजी अधिकार है, उसके लिए तो बिल्कुल संघ बनाने का नहीं, क्योंकि उनको स्पष्ट मानना था सरकार का कि
उसे भारतीयों के हित से ज्यादा जरूरी क्या था? अंग्रेजों का हित। अंग्रेजों का हित मतलब ब्रिटिश शासन का हित, यानी ब्रिटिश राज्य का हित ज्यादा इंपॉर्टेंट था। संघ बनाने से क्या होता कि अपने अधिकारों की मांग करता, तो इससे उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित होते, कॉस्ट ज्यादा हो जाता। तो ये सब कुछ नहीं था यहाँ मजदूर बनाने का, संघ बनाने का बात। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे जो स्टेटमेंट है या दूसरा जो पार्ट है उसमें क्या है कि एन एम लोखंडे, एन एम लोखंडे, एन एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ये बिल्कुल सही है, मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी कौन थे? एन एम लोखंडे। तो केवल दो आंसर इसका सही होगा, ठीक है ना। लोखंडे ये सिर्फ कपड़ा या हथकरघा करघा कंपनियों में जो कार्यरत मजदूर थे उनके दयनीय स्थिति के बारे में सिर्फ इन्होंने चिंता नहीं की, बल्कि जातिगत और सांप्रदायिक मुद्दा में भी, जाति एवं संप्रदाय मुद्दा में भी कई पहल इन्होंने उठाए। यानी सांप्रदायिक मुद्दा या जातिगत मुद्दा के आधार पर होने वाले मतभेद या द्वयम दर्जे के व्यवहार के लिए भी इन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाया। तो एनएम लोखंडे मजदूर आंदोलन चलाए, कपड़ा हथकरघा ये के लिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं, कूट वाले प्रश्न है। ये मिलाने वाला प्रश्न ज्यादातर सहायक होते हैं, है ना, आसान हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं, क्या देखते हैं, क्योंकि कई चर्चा हो चुका है। अब क्लाइव को देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव, प्लासी का युद्ध, बंगाल में द्वैत शासन, है ना, 1757 की ईस्वी। तो ये सब हम लोग को ध्यान में है। विलियम बेंटिंग के समय मैकाले के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा, लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है ना। मैकाले का मानना था, मैकाले का मानना था कि ब्रिटिश का मानना था, मैकाले का मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से भारत में अंग्रेजी उपनिवेश स्थापित करना आसान हो जाएगा, यानी भारतीय कंपनियों के निर्यात आसान हो जाएगा। कारण है क्या कि इसके माध्यम से भारत के लोगों में एक तो रंग रूप और खून से तो भारतीय है, लेकिन विचार से पाश्चात्य हो जाता है। और इसके दो तीन फायदे हैं। एक तो यहाँ जो किरान क्लर्क के जो जॉब है वो मिलना आसान हो गया, कम कॉस्ट पे यहाँ कुछ कर्मचारी मिल जाते थे। दूसरा है कि जो विदेशी कंपनियां या ब्रिटिश कंपनी के जो निर्मित वस्तु थे उसका मांग भी इन लोग बहुत तेजी से करते थे, तो इसलिए बोले कि उनका निर्यात भी भारत में ही हो जाता था। और तीसरा कारण था जो बहुत इसका व्यापक रूप से देखते हैं, वो है कि ये जो वर्ग था आंदोलन में, विशेषकर 1857 के सैनिक विद्रोह में शांत रहते हैं, तो बहुत व्यापक रूप से आक्रमण नहीं हुआ था। तो ये था उनका लॉर्ड मैकाले का। चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता था प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, प्रतिबंध को हटाया था। प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है चार्ल्स मेटकॉफ, मुक्तिदाता, प्रेस के मुक्तिदाता। और लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन 1905। अब इसको मिला लीजिए तो ए का सी, ए का सी, यही ए आंसर है। 2 का डी अंग्रेजी शिक्षा, सी 3 का ए, 3 का ए और 4 का बी। इस तरह से हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस तरह से पढ़ने का बेनिफिट क्या है वो आप लोग समझ ही रहे होंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? ये 1904 के आसपास घटना है। तो कौन थे? लॉर्ड कर्जन के समय। और एएसआई के जो प्रथम महानिदेशक बने थे वो कौन बने थे?
एएसआई के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल बने थे। यहाँ तो प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904, ठीक है ना, ये अधिनियम 1904 आया था। कर्नल कर्जन ये थे। एएसआई जो है, एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वेक्षण का डायरेक्टर या महानिदेशक कौन बना था प्रथम? जॉन मार्शल। ठीक है, दो फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब कर्जन से तुलना औरंगजेब का क्यों किया था? निरंकुशता का इन्होंने देखा कि कर्जन कैसे निरंकुश होता है कि 1905 में बंग भंग आंदोलन जो होता है, बंगाल विभाजन जो होता है, वो कैसे भारतीय राष्ट्रवाद के विकास पर कुठाराघात था, कैसे राष्ट्रवाद की भावना का जो विकास हो रहा था उसको तोड़ने का प्रयास था। हालांकि कहने के लिए तो कुछ और बताया गया था, लेकिन मूल कारण था कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, फूट डालो फूट डालो राज करो की शासन नीति को लागू करना था। तो कर्जन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। इसके समय महत्वपूर्ण जो घटना था, कारण था उसका 1905 के बंगाल विभाजन अधिनियम है। फूट डालो राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? एक तो हो गया लॉर्ड कर्जन, दूसरा मार्ले मिंटो सुधार जो होता है 1909 के अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार, क्या नाम है इसको? मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले कौन है? भारत सचिव। ये सब चर्चा करेंगे आगे। मिंटो कौन है? वायसराय भारत में उस समय का। तो इस समय जो क्या था, इसमें पहली बार शक्ति पे निर्वाचन शक्ति का पृथक्करण किया गया था, है ना। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन अधिनियम लाया गया था, पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909। यानी मुस्लिमों के लिए निर्वाचन में आरक्षण दिया गया था, क्षेत्र के आधार पर भी और वोटिंग राइट के भी आधार पर। तो ये कब आया था? 1909। तो इसमें दोनों आंसर होना चाहिए, ए एंड बी। यदि कोई एक मानना होगा तो कर्जन मान लीजिएगा, क्योंकि पहले कर्जन के द्वारा ही लाया गया, मार्ले मिंटो बाद में आया है। यदि ए बी दोनों ऑप्शन में आ गया तो ए बी दोनों आंसर जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं हम लोग, 25 नंबर क्वेश्चन, और ये बीपीएससी का ही पूछा हुआ 2016 का क्वेश्चन है। वो है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो ये कहने वाला है खुद कर्जन। कर्जन महोदय देखते हैं कि 1905-7 के दौर है, 5 में कर्जन में फूट पड़ने की शुरुआत हो जाती है गर्म दल और नरम दल के बीच। 1907 के सूरत अधिवेशन में इसकी प्रकाष्ठा देखने को मिलता है। तो जो कर्जन उस समय के वायसराय था, उसे लग रहा था कि ये ज्यादा दिन चलने वाला संगठन नहीं है, ठीक है ना। तो ये लॉर्ड कर्जन, डफरिन बोला था क्या? सूक्ष्म लोगों की संगठन है, सूक्ष्म, मतलब बहुत चंद लोगों की ये संगठन है। इससे कोई बहुत बड़ा इससे कोई बहुत बड़ा क्रांति नहीं आ सकता। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका को कम करके आंका गया था शुरुआती चरण में। तो ये है,
ठीक है ना। तो ये दोनों कारण देखते हैं। मार्ले मिंटो देखे ही, निर्वाचन पृथक्करण प्रणाली लाया गया। लॉर्ड लिटन के समय इनके बारे में कई चीजें पहले पढ़ ही चुके हैं कि ओवन ब्रिज कहा जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया है ना। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए लाया था? तो मार्ले मिंटो 1900। कौन से भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय था? एकमात्र वायसराय जो यहूदी था वो था लॉर्ड रीडिंग। रीडिंग का काल जो है 1921 से 26 है। इसके समय में महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? चौरी चौरा कांड। इससे असहयोग आंदोलन की समाप्त होती है। 4 फरवरी, पहले 5 फरवरी रहता था 1922, अब 4 फरवरी रहता है। दूसरा जो है स्वराज दल का गठन। उन्नीस सौ तेईस में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू फिर से लिख देता हूँ। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है। इसके अलावा 1921 में इलाहाबाद में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन होता है। यानी भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन। सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन सिविल सेवा का परीक्षा भारत में इलाहाबाद में होता है। परीक्षा का आयोजन होता है। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट है जिसे हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी सब चर्चा कहीं ना कहीं किया ही हुआ है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी का है। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी बिल्कुल सही। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का है और ये कर्जन के समय के ना होकर किसके समय का है? लिटन के समय का है। सॉरी 1878 ना। ये किसके समय का है? लिटन के समय का। कर्जन के समय के ना होकर के लिटन के समय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत लाया गया था कि जो भी देसी भाषा में रचना किया जाएगा पत्रकारिता का या प्रेस के द्वारा रचना होता है उसको जब्त कर लिया जाएगा और उसके लाइसेंस को समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें से बचने के लिए राताराती अपने भाषा को बदल दिया था अमृत बाजार पत्रिका। ये शिशिर कुमार घोष की है। अमृत बाजार पत्रिका। ये इससे बच गए थे शिशिर कुमार घोष की। लेकिन इससे प्रभावित होने वाला जो था वो कौन था? तो उसका नाम था सोम प्रकाश। इसके रचनाकार कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। विद्यासागर। इस अधिनियम को मुंह बंद अधिनियम या जो वर्तमान में जो
राइट टू स्पीच है वो समाप्त होने का था। इसके अलावा सहचर था जो कम पूछता है, क्योंकि सब बहुत ज्यादा नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, लेकिन आप लोग जान लीजिए सहचर। दूसरा है भारत मिहिर। ये जो पत्रिका है, ये इन इन पत्रिकाओं के विरुद्ध जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के कारण इन पत्रिकाओं के विरुद्ध एक सोम प्रकाश, सहचर और भारत मिहिर के विरुद्ध जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया था। ठीक है ना। इल्बर्ट बिल जो है इसमें समानता की बात किए गए थे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे समानता की बात की गई थी। इसके तहत ये हुआ था कि इस बिल में यह लाया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी गोरे लोगों के मुकदमा लड़ सकता है या जजमेंट दे सकता है। तो ये लाया गया था इल्बर्ट बिल के माध्यम से, और ये इल्बर्ट बिल जो है रिपन के लिए काल बना और 1884 ईस्वी में त्यागपत्र देकर के वापस इंग्लैंड चले गए। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है 29 नंबर कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में हुआ? हुआ है काल कब से कब? दिल्ली से कलकत्ता हस्तांतरण 1911 में। 1911 में कौन होता है? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग पर बम कौन फेंका था? रास बिहारी बोस। इसमें मृत्यु किनके हुए थे? कैनेडी परिवार के, है ना। इसमें जॉर्ज पंचम और मेरी का आगमन हुआ था 1911 में। कौन कौन आया था दिल्ली? लॉर्ड हार्डिंग के काल में 1911 में जॉर्ज पंचम और कौन थे? महारानी मेरी, दोनों का भारत में आगमन होता है, यानी दिल्ली दरबार में आते हैं, दिल्ली दरबार आना होता है, दिल्ली आगमन। और इसी समय निर्णय लिया जाता है कि राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली में परिवर्तित कर दिया जाएगा, और दिल्ली 1912 ईस्वी में राजधानी बन जाता है। दिल्ली राजधानी कब बनता है? 1912 में। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बन जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन का जो नियम था उसे रद्द कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। बंगाल विभाजन का निर्णय, बंग भंग निर्णय जो था, बंगाल विभाजन का निर्णय समाप्त कर दिया गया। तो ये दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ठीक है। तो उस समय कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड रीडिंग एक यहूदी था जो मर गया। जेम्स फोर्ड है। लॉर्ड मिंटो के बारे में पढ़ ही लिए। ठीक है। अगला की ओर आते हैं हम लोग। सही जोड़ मिला है। चलिए, ये तो हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। पहले ऊपर से कि हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत का सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड डलहौजी। दूसरा बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन 1905। बंगाल में द्वैत शासन, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1757, है ना। बंगाल विभाजन 1905। हड़प नीति 48, है ना। सामाजिक सुधार, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यानी डी के 4। ठीक है जी। सी का 2, यानी आंसर सी। ए का 3। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग
सेकेंड लास्ट प्रश्न में, लास्ट प्रश्न की ओर ही चल रहे हैं हम लोग। अब है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करें। यदि पूर्व के मुझे लगता है कि सारे वीडियो आप देखते हैं तो इसमें सारा चर्चा है, फिर भी यहाँ पे हम आपको कम से कम इस भी ध्यान दिखा देते हैं कि सिक्किम का विलय 1850 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा होता है। क्यों होता है? तो ब्रिटिश डॉक्टरों के द्वारा दुर्व्यवहार के आधार पर सिक्किम का विलय लॉर्ड डलहौजी 1850 ईस्वी में कर लेता है। झांसी का विलय जो है व्यक्तिगत के सिद्धांत के अनुसार 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय हो जाता है। पंजाब विलय 1849 में, और अच्छा और बर्मा का विलय जो है 1800 तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1853 में हो जाता है। सिर्फ यदि हम लोग बर्मा का विलय देखते हैं तो द्वितीय आंग्ल बर्मा विलय को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। बर्मा का विलय 1853 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में पेंगू का विलय होता है। ठीक है, लेकिन यदि पूछे संपूर्ण बर्मा का विलय, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध का विलय यह है, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध द्वारा होता है। कब? 1885 में, जब इसके बाद ही कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखने का ये प्रयास रहता है। तो देखते हैं कि बर्मा का विलय, यदि सिर्फ बर्मा एक क्षेत्र का विलय मानते हैं तो वो 1853 में पेंगू के जब होता है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में हो जाता है पेंगू के साथ। लेकिन संपूर्ण बर्मा तो 1885 ये इसलिए ताकि इस तरह के ऑप्शन आए तो आप सोल्व करना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं, सजा लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, कैसे होता है श्रेणीबद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? 3, चूंकि 1849, इसके बाद 1, फिर 4 और 2। मान लिया जाए इस तरह से, इसका आंसर कौन सा है? 3, 1, 4, 2। लेकिन मान लिया जाए मुझे वहां पे 85 एग्जाम में ध्यान रहता, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो 4 सबसे लास्ट में आ जाता है, तब देखते हैं मान लीजिए कौन होता है। ये देखते हैं, सबसे पहले 3, फिर 1, फिर 2, फिर 4। कोई ऑप्शन देखिए कोई नहीं दिया है कि 3, 1, 2, 4 है ना, 3, 1, 2, 4। तो इस तरह के ऑप्शन भी अरेंज किया हुआ रहता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि उसको व्यापक रूप से जानना है। तो इसका आंसर कौन सा है? बी। ठीक है ना, वो आपको इसलिए बता के ताकि ऐसा ना कि ऑप्शन से लड़खड़ा जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, आज का जो वीडियो है, आज की जो क्लास है यहीं समाप्त हो जाता है। आज हम लोग गवर्नर जनरल वाइसराय से संबंधित सभी प्रश्नों का सोल्व कर लिया। इसके अतिरिक्त भी यदि जरूरत पड़ेगा तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स जो बनाता हूँ है मेरे पास, उससे मैं आपको विशेष चर्चा कर दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक जरूरत है। मैं सिलेबस अभी देखता हूँ कितना कर पाता हूँ। कोशिश ये है कि कम से कम इतिहास को तो संपूर्ण पढ़ा ही दूं आपको बीपीएससी के पूर्व ही। ठीक है, आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए।
लगातार रोज वीडियो आता है, इतिहास से संबंधित, बिहार स्पेशल से संबंधित और करेंट से संबंधित हम लोग जो है अभी लगातार वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहे। ये चैनल जो है यूट्यूब चैनल है, जहाँ वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करिए। इससे संबंधित यदि आपको पीडीएफ की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके वहाँ पीडीएफ मांग सकते हैं, जो भी बिल्कुल मुफ्त है। इसके अतिरिक्त भी किसी प्रकार की सहायता की आपको जरूरत पड़ता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमसे अपना सहयोग या कोई सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।